हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्र और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला है, पुरुष है, कॉलेज स्टूडेंट है, आप सभी के लिए वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, ये वीडियो मैं खास करके उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो गाँव में रह रहे हैं, कम पढ़े लिखे और कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो शहरों में रह रहे हैं लेकिन वो कानून की जानकारी नहीं रखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि कई व्यक्ति जो हैं वो दूसरे की जमीन पर जो है वो कब्जा कर लेते हैं, दूसरे की जमीन पे वो घर बना लेते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है और कब आपकी संपत्ति आपके हाथ से चली जाएगी, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो बहुत खास है और मैं बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल आसान तरीके से इस नियम को आप समझ जाएं। अगर आप इस नियम को नहीं समझेंगे तो भविष्य में आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आप जो है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों ने आपको कहा होगा या बताया होगा कि किसी एक व्यक्ति ने अपनी जमीन के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे मुकदमे लड़ रहे हैं और उसके बाद उनके बेटे मुकदमा लड़ रहे हैं और आज तक जो है वो केस खत्म नहीं हो पाया है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर आम लोग कर जाते हैं, जो जानकारी के अभाव में हो या फिर लापरवाही के कारण हो, जिस तरह से भी अगर वो गलती करते हैं तो उनकी सजा जो है उनकी आने वाली संतानें जो है वो भुगतती हैं और वो भी कोर्ट के चक्कर लगाते चली जाती हैं। और उन दोनों ही परिवार, इस जमीन विवाद में जो दो परिवार होते हैं उन दोनों की तरक्की रुक जाती है। उनके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि कई बार जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट, खून खराबा होता है, जिसके अलावे जो सिविल मामले चल रहे होते हैं उसके अलावे क्रिमिनल केसेस भी चलने लगते हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। दोनों परिवारों में जो है वो दुश्मनी हो जाती है और ये दुश्मनी सालों साल तक चलती रहती है। तो वो कौन सी जानकारी है जिसके अभाव में लोग ये गलतियां करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन सभी युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो ये समझते हैं कि जमीन जायदाद जो भी है वो हमारे माँ बाप की जिम्मेवारी है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो उसे संभाल कर रखें। हमारे दादा दादी की जिम्मेवारी है कि वो उस संपत्ति को ठीक से रखें। उनकी जिम्मेवारी है, माता पिता की जिम्मेवारी कि वो सारे दस्तावेजों को ठीक से रखें। आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने सारी संपत्ति अच्छी तरीके से रखी, उसके सारे दस्तावेज भी आपको दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति आज उनके हाथ से चली गई है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि लोग जो हैं जो गांव से लेकर के शहरों में जाकर के बस गए हैं वो गांव नहीं आना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब जो है हमारा पूरा जीवन जो है वो शहरों में कटेगा, लेकिन जब उनको किसी तरह की दिक्कत होती है, जब उनके पास जो है वो जमीन की दिक्कत होने लगती है, जब उन्हें पैसों की दिक्कत होने लगती है, तब ऐसे व्यक्ति जो है वो गांव आना चाहते हैं। लेकिन जब वो गांव पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी संपत्ति जो है वो बिक चुकी है या फिर उनकी संपत्ति पे किसी दूसरी व्यक्ति ने जो है वो कब्जा कर लिया है, किसी उनके दूसरे रिश्तेदार ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। तो इस तरह के जो मामले हैं वो अक्सर कोर्ट में आते रहते हैं और लोग अपनी आप बीती सुनाते रहते हैं। लेकिन ये सारी घटनाएं उन्हीं लोगों के साथ होती है जो कानून की जानकारी नहीं रखना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि कानून जो है जान करके हम क्या करेंगे, कानून जानना वकील या जज हैं या कोई क्रिमिनल, मैं कोई गुंडा हूं जो मैं कानून को जानूंगा। अक्सर लोग ये भी बातें कहती हैं। लोगों को लगता है कि कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ वकील, जज और जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है या जो गलत व्यक्ति हैं बस उन्हीं के लिए जो है वो कानून है। जो स्टूडेंट हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बाहर में आकर के, गाँव से आकर के, और हम कानून को समझते चले जाएं तो ये हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी इस तरह के लड़के लड़कियां इस तरह की सोच रखते हैं, भले आप अपने गांव से बाहर रह करके जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर पर किसी तरह का विवाद होता है, किसी तरह के जमीन जगह को लेकर के झगड़ा होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं फिर भी आपका नाम उस मुकदमे में डाल दिया जाता है। लड़कों को अक्सर छेड़छाड़ के मुकदमे में फंसा दिया जाता है,
और फिर जब इस तरह का मुकदमा दायर हो जाता है तो ये बात अलग है कि आप बहुत साल के बाद जो है आप बरी हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको बेल लेने के लिए कोर्ट आना पड़ने लगता है। तब आपकी पढ़ाई जो है वहां बाधित होने लगती है और पूरी तरह से जो है एक तरह से कहें तो रुक तक जाती है। इसलिए कानून को जानना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोई व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है और किस तरह के लोगों की संपत्ति उनके हाथ से चली जाती है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के लोगों की संपत्ति उनके हाथ से चली जाती है। जो गलतियां लोग अक्सर कर रहे हैं वो आज मैं आपको बता रहा हूं। उसमें सबसे पहली गलती है कि लोगों को ये नहीं पता है कि उनकी संपत्ति कहाँ है। कहने का मतलब है बाप दादा से संपत्ति मिली, अब वो संपत्ति उनके गांव में किस जगह पर उनकी जमीनें हैं ये हमें पता नहीं होता है। बच्चे जो हैं वो ये सिर्फ जानते हैं कि हमारे गांव में जमीन है, लेकिन जमीन कहाँ पे है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। दूसरी गलती, उन्हें ये नहीं पता होता है कि खाता नंबर कौन सा है, प्लॉट नंबर कौन सा है, रकबा कितना है, ये कुछ नहीं पता होता है। उन्होंने आज तक अपनी जमीन के दस्तावेज जो है उन्होंने नहीं देखे होते हैं। उन्हें जमीन का नक्शा नहीं पता होता है। उन्हें जमीन के बारे में, उनकी जमीन की चौहद्दी क्या है, यानी कि पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। यानी कभी भी उन्होंने अपने जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों को कभी आज तक देखा ही नहीं होता है, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता या फिर उनके दादा दादी या फिर चाचा चाची की होती है। और ऐसे ही लोगों के साथ जब उनकी संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति बेच देता है या फिर उस पर कब्जा कर लेता है, तब ये व्यक्ति आते हैं, सीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें जो है हमारी संपत्ति जो है हमारे चाचा ने ले ली, हमारे दादा ने ले ली या हमारे किसी रिश्तेदार ने ले लिया, उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया। तो आपके सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होगा, वो संपत्ति आपको नहीं मिल जाएगी। भले आप अपने रिश्तेदारों को कितना भी बोले, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपकी संपत्ति आपके हाथ से चली जाती है। तो सबसे पहले जो गलती हमें सुधारनी है वो क्या है, हमें अपनी जमीन के बारे में सबसे पहले जानना होगा कि हमारी जमीन जो है वो किस किस्म की है। अगर आपकी जमीन जो है आपके बाप दादा से प्राप्त हुई है तो उस जमीन को हम कहते हैं पैतृक संपत्ति, और वो पैतृक संपत्ति का खतियान होता है और वो खतियान की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं भी समझ में आता है फिर भी उस खतियान को आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये जो जमीन है इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं, इसे किस तरह से देखना है। आप अपने नजदीक के किसी भी एडवोकेट से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जानकारी के पर्पज से ही आपको जो है वो देखना चाहिए कि हमारा जो जमीन है वो आज तक किनके नाम पर है, खतियान किनके नाम पर है। पैतृक संपत्ति अगर है तो अगर आपके माता पिता ने संपत्ति को खरीदी है तो उसका सेल्डिट जो है वो कहाँ पे है, उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, जमीन का खाता नंबर क्या होता है, प्लॉट नंबर क्या होता है, रकबा क्या होता है, मौजा क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक खाता में कई सारे प्लॉट होते हैं, आपका प्लॉट नंबर कौन है, जिसपे आपका घर बना हुआ है उसका नंबर क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जमीन का नक्शा कहाँ है, जमीन का नक्शा कैसा होता है, वो भी आपको देखना चाहिए। आपने अपने जमीन की जिस संपत्ति को आपने खरीदा, आपके माता पिता ने खरीदा, उस जमीन का म्यूटेशन हुआ है या नहीं, दाखिल खारिज हुआ है या नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जमीन का दाखिल खारिज होता क्या है, म्यूटेशन होता है क्या, दाखिल खारिज और म्यूटेशन में क्या अंतर होता है, ये लोग नहीं समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज और म्यूटेशन जो है एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ये लोग इसे अलग अलग समझते हैं, और जो युवा पीढ़ी है वो ना दाखिल खारिज के बारे में समझना चाहती है, ना म्यूटेशन के बारे में समझना चाहती है, और कल को उन्हीं की संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है। तो ये सभी चीजें जो है आपको जाननी होंगी, अपनी जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों की आपको जानकारी रखनी होगी। इसके बाद आप कहीं भी बाहर जो है वो जॉब कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके माता पिता नहीं पढ़े लिखे थे, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानकार हैं, आप जागरूक हैं, तो आपको समय समय पे अपने गांव जाना होगा। यहाँ जहां भी आपकी संपत्ति है उस संपत्ति को जाकर के आपको देखना होगा कि मेरी संपत्ति कौन सी परिस्थिति में है, कौन से लोग वहां पे रह रहे हैं, कौन सी जमीन है जिस पे खेती बाड़ी हो रही है, कौन सी जमीन है जो बंजर है जिस पे खेती बाड़ी नहीं हो रही है, क्या उस जमीन की जो है कोई दूसरा व्यक्ति उस पर बाउंड्री कर रहा है। ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम वहां पे जाकर के चेक करते रहना होगा, अगर वो संपत्ति को आप बचाना चाहते हैं तो।
लेकिन आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि मेरे पास जमीन के दस्तावेज हैं, मेरे पास जमीन के सारे पेपर हैं, और आप कभी गांव नहीं जाते हैं, अपने शहर नहीं जाते हैं, या फिर आप विदेशों में जाकर के बस गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारी संपत्ति तो वहां पे सुरक्षित है, क्योंकि हमारे जमीन के सारे दस्तावेज तो हमारे पास मौजूद हैं, उसे तो कोई ले नहीं सकता है। तो ये इस तरह की सोच जो है वो आपकी बिल्कुल गलत है। इसलिए आपकी जहां संपत्ति है आपको वहां पे जाना है टाइम टू टाइम और वहां उसे वेरीफाई करना है। और अगर इस बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जमीन पे बाउंड्री दे रहा है, आपकी जमीन पर घर बना रहा है, या आपके जमीन को वो छोटा करता चला जा रहा है, वो उस पर वो धीरे धीरे कब्जा बनाता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको इसकी तुरंत लिखित सूचना जो है अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन को देनी है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको तुरंत पुलिस स्टेशन में इसकी जो है इसके लिए आपको एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। क्यों दर्ज करानी पड़ेगी ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि आप बाहर में रहते हैं और जो गांव के व्यक्ति हैं पुलिस उनसे जो है वो मिली हुई होती है। हो सकता है कि आप एफआईआर करवाने के लिए जाएं तो पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे और पुलिस आपको ये कहे कि ये मामला जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, तो आप कोर्ट चले जाएं। अब आप सभी जानते होंगे कि कोर्ट आप तुरंत पहुंचे तो क्या तुरंत वहां पे एक्शन होता है? नहीं, तुरंत वहां पे एक्शन नहीं होता है। फिर भी आपको घबराना नहीं है। अगर पुलिस जो है आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है तो आपको क्या करना है? आपको तुरंत एक एप्लीकेशन अपने जिस भी जिले में आप रह रहे हैं वहां पे आपको एसपी को आपको लिखना है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक एप्लीकेशन आपको लिखित सूचना देनी है। और ये सूचना जो है आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से देनी है, ताकि उसका प्रूफ आपके पास रह सके कि आपने जो है उसकी लिखित सूचना जो है एसपी को भी आपने दी है। और उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है वो उसे आप निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है, 10 से 15 दिनों तक आपको इंतजार करना है। इसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं बनती है तो आपको एसडीएम कोर्ट में चले जाना है और वहां जाकर के आपको एप्लीकेशन देनी होगी। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, पहला एफआईआर, अगर एफआईआर नहीं हुआ तो आप एसपी के पास गए, दूसरा पॉइंट हो गया। और अगर एसपी से भी कुछ भी काम नहीं हुआ तो आपको चले जाना है एसडीएम कोर्ट। तो 3 तरह के स्टेप आपको पूरे करने हैं। अब आपने अगर ये तीनों स्टेप में से कोई भी एक स्टेप पूरा किया, अगर आपने एफआईआर दर्ज करा लिया, बहुत अच्छी बात है। और उसकी जो है वो कॉपी जो है आपको सर्टिफाइड कॉपी आपको अपने पास जो है वो निकाल लेनी है। सर्टिफाइड कॉपी आपकी कहां से निकलेगी? कोर्ट से निकलेगी। इसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद जो सामने वाला व्यक्ति है, भले ही आपसे ताकत में बहुत मजबूत हो, पैसे से बहुत मजबूत हो, हर तरह से वो बहुत मजबूत है, फिर भी वो कभी आपकी संपत्ति पे जो है वो दखलकार नहीं बन पाएगा, आपकी संपत्ति का कभी वो मालिक नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमारे देश में एक कानून है जिसे हम कहते हैं लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में एक रूल है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पे लगातार 12 सालों तक अगर रह जाता है, घर बना लेता है, तो आप उसे उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं और वहां भी कुछ नियम बने हुए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि वो कौन से नियम है। अगर आपकी जमीन पर किसी भी तरह का कोई भी अवैध कब्जादार आपकी संपत्ति पे कब्जा करना चाहता है, तो अगर एफआईआर दर्ज करवा दिया या आपने अगर एसडीएम कोर्ट में जो है आपने एप्लीकेशन दे दिया, एसडीएम कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया, और वो भी एक लिमिट है, वो लिमिट क्या है? 12 साल का। अगर 12 साल के अंदर आपने इस तरह का कोई भी एक्शन, कानूनी जो है एक्शन आपने लिया है, तो आपकी संपत्ति पे कोई भी व्यक्ति जो है अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए इन बातों को समझना बेहद जरूरी है। खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, जो ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, तो सिर्फ आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़े लिखे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ऐसा नियम तो नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उन्हें संपत्ति आसानी से मिल जाएगी, या जो पढ़े लिखे हैं उनको संपत्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं, अपने आप को कमजोर साबित करके कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, संपत्ति आपको नहीं मिल जाएगी। या फिर आप कोर्ट में कहेंगे तो कोर्ट भी ये कहेगी आप पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आपको इतनी जानकारी तो थी कि आपकी संपत्ति पे कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है, तो आप उसकी सूचना पुलिस को दें। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है।
अब बात करते हैं, आपको आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिस जजमेंट को आप गूगल से आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके जो भी उन्होंने जो जजमेंट दिया है उसके मुख्य बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, ताकि उस जजमेंट को समझने में आपको आसानी होगी। क्योंकि कोर्ट के कोई भी जजमेंट आते हैं वो काफी लंबे होते हैं और बहुत अधिक पेज में होते हैं, जिससे वो थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, आपको पढ़ने में हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो मैं उसके मुख्य बिंदु को आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे की संपत्ति पे कब्जा कर लेते हैं या दूसरे की संपत्ति पे वो घर बना लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तभी उस संपत्ति के मालिक बन पाएंगे जब वो उसके लिए कोर्ट पहुंच करके मुकदमा दायर करेंगे। सिर्फ किसी दूसरे की संपत्ति पे घर बना लिया आपने, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो संपत्ति आपकी हो गई। क्योंकि गांव में अक्सर लोगों के बीच में ये भ्रम रहता है कि दूसरे की संपत्ति पर अगर हमने एक बार घर बना लिया तो वो घर टूटता नहीं है, घर तोड़ने का कानून नहीं है। कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरे की संपत्ति पे अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अवैध कब्जा कर लेने से, आप वहां पे अगर बिल्डिंग बना लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे नहीं तोड़ा जाएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति जिसकी वो संपत्ति है, वो अगर चाहेगा तो आपको वहां से हटा देगा। लेकिन कब? जब वो भी एक्टिव होगा तब, और जब वो भी मुकदमा लड़ना चाहेगा तब। अगर सामने वाला ही व्यक्ति मुकदमा ना लड़ना चाहे तो वो संपत्ति आपकी हो गई, जो अवैध कब्जाधारी है उसकी हो जाएगी। तो जो अवैध कब्जाधारी हैं, कई बार लोगों को ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे घर बना लिया, अब कोई भी हमें यहाँ से खाली नहीं कर सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उनके लिए क्या नियम है। जिन्होंने दूसरे की संपत्ति पे घर बनाया, उसको कोर्ट में जाकर के मालिकाना हक के दावा के लिए मुकदमा दायर करना पड़ेगा। उसके बाद उसे कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि ये संपत्ति जो है किस व्यक्ति की है, यानी कि जमीन का असली मालिक कौन है, ये अवैध कब्जाधारी को ही बताना पड़ेगा। कोर्ट को वो खुद बताएगा कि ये संपत्ति जो है इस व्यक्ति के नाम की है और मैं इस संपत्ति पे 12 साल से अधिक सालों तक रह रहा हूं। कोर्ट को खुद बताना पड़ेगा कि मैंने दूसरे की संपत्ति पे घर बना लिया है और 12 साल से मैं इस पे रह रहा हूं, और इस 12 साल में आज तक जो जमीन के मालिक हैं उन्होंने हमारे ऊपर किसी भी तरह का केस मुकदमा नहीं किया है, कभी भी पुलिस में FIR नहीं की, कभी भी SDM कोर्ट में उन्होंने आवेदन नहीं किया। तो मैं जो है स्वतंत्र रूप से इस जमीन पर अपना घर बना करके रह रहा हूं। हमारे मालिक जो इस जमीन के मालिक थे उन्होंने हमें कभी रोका टोका नहीं, यानी मैं पूरी तरह से, और इस बात की जानकारी जो जमीन के मालिक को थी कि मैं उनकी संपत्ति पर घर बना रहा हूं, मैं उसकी संपत्ति पे कब्जा किए हुए हूं, मैं उसकी संपत्ति पे रह रहा हूं, ये बातें जमीन मालिक को पता थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं टोका। इसलिए अब ये संपत्ति पे मैं मालिकाना हक का दावा कर रहा हूं और ये संपत्ति अब मुझे मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ये जजमेंट दिया है। और ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट है M राधेश्याम लाल बनाम V संध्या का। तो इस जजमेंट में ये सारी बातें लिखी गई हैं कि आपको ये बातें साबित करनी पड़ेंगी। जो अवैध कब्जाधारी व्यक्ति हैं, अगर वो ये चीज साबित कर देता है तो वो अवैध कब्जाधारी होने के बावजूद भी आपकी संपत्ति पे हक जमा लेगा, आपकी संपत्ति का वो मालिक बन बैठेगा। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप चाहते कि नहीं मेरी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति कब्जा न करे, कोई भी मेरी संपत्ति को टच न करे, और संपत्ति जो है हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारी खरीदगी संपत्ति है, या हमें कहीं वसीयत से मिली, दान में मिली, कोई किसी तरह से भी संपत्ति मिली है, तो इस संपत्ति को अगर हम आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 12 साल का समय जो है इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। और 12 साल का ध्यान आपको तभी आएगा जब आप टाइम टू टाइम अपने गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, अपनी संपत्ति की देखभाल करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि आपकी संपत्ति पे कोई अवैध कब्जा तो नहीं कर रहा है। तो अगर इस 12 साल के अंदर अंदर आपने एक भी FIR अगर दर्ज करवा दिया तो वो व्यक्ति 12 साल नहीं बल्कि 50 साल तक भी संपत्ति पर अगर कब्जा कर रहा है, अवैध कब्जाधारी व्यक्ति, चाहे वो कितने ही पैसा वाला क्यों ना हो, आपकी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने ये 12 साल का समय वेस्ट कर दिया, 12 साल तक आपने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद आप उस संपत्ति पे जाएंगे तो हो सकता है कि वो संपत्ति आपको ना मिले। हाँ, उस वक्त भी तब मिलेगी जब सामने वाले व्यक्ति जो कि अवैध कब्जाधारी व्यक्ति, उसने मालिकाना हक के लिए दावा नहीं किया हो।
तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जमीन का जो विवाद होता है वो अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे चलता है। और जो लोग लापरवाह होते हैं या फिर लोग कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। और इसलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा कि सिविल का मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति ऊपर चला जाता है, उनके बेटे मुकदमे लड़ते हैं, फिर उनके बेटे लड़ते हैं, और ये प्रक्रिया जो है वो लंबी जो है चलती चल जाती है। तो कहीं भी लापरवाह ना बने, जागरूक बने, कानून को समझे, कानून के बारे में ये ना सोचें कि ये सिर्फ वकील और जज तक ही सीमित है। कानून को जाने बगैर आप इस धरती पे सुखपूर्वक बिल्कुल नहीं रह सकेंगे अगर आप कानून को नहीं जानेंगे। कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और इसे सही तरीके से आपको समझना होगा। अगर इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तो भविष्य में आपको आए दिन जो है वो दिक्कतों का सामना जो है वो करता रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में अगर आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।